ने उनको एक ज्ञापन दिया। एक एक मुद्दे पे उन्होंने जो है डिस्कस किया और उस डिस्कशन से हमें लगा कि वो संवेदनशील हैं, समझ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर हैं, और उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे काम मैं करूंगा, कोई आपको मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी मीडिया का एक अपना रोल है, मीडिया सरकार के ऊपर भी दबाव बनाता है और साथ ही समाज को भी जागरूक करता है। ये मामला रक्तदान से जुड़ा हुआ है। आप सबने रक्तदान शिविर अटेंड किए होंगे, काफ़ी लोगों ने रक्तदान किया होगा, लेकिन ये बात सिर्फ रक्तदान तक ही नहीं है। रक्तदान से आगे क्या होता है, ये मुद्दा भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मुद्दा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बात शुरू करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज नाम के एक संस्था ने एक 90 के दशक में एक जनहित याचिका दायर की थी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी अपना काम करे और नेशनल लेवल पर नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और स्टेट लेवल पर सारे स्टेट्स में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो देश का कानून था, तो नेशनल लेवल पर 1996 में नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बनी। उसके बाद सारे राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में भी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बनी। इस काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रक्त से जुड़े हुए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े हुए सारे मामले देखने हैं। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि ये इसके दायरे से बाहर हो। उसकी कानूनन जिम्मेवारी है, क्योंकि ये जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और इसमें कहा गया है कि ब्लड डोनेशन मूवमेंट चलाना, एनजीओज के साथ तालमेल रखना, ब्लड सेफ ब्लड डोनर से लेकर के मरीज तक जाए, इसकी जिम्मेवारी, ब्लड बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करना, जितनी तरीके की जांच हो सकती है वो जांच करना, वो सारी जिम्मेवारी को कोऑर्डिनेट करना। काम ब्लड बैंक करेंगे, डोनर्स समाज से आएंगे, एनजीओज के माध्यम से आएंगे, लेकिन कानूनन जिम्मेवारी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की है। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर साथियों को ये ध्यान में नहीं होगा कि ऐसी कोई काउंसिल चल भी रही है हिमाचल में, और मुझे भी कोई हैरानी नहीं हुई कि डॉक्टर राजीव सैजल को भी नहीं पता था कि ऐसी कोई काउंसिल होती है। और उससे पहले जब डॉक्टर बिंदल थे स्वास्थ्य मंत्री, तो उनके साथ भी हमने एक बैठक की थी और उनको भी नहीं पता था। इस काउंसिल का गठन जब हुआ तो इसका चेयरमैन जो होता है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ होता है। 5 साल से, यानी कि 2016 के बाद से 21 आ गया, इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की कोई मीटिंग ही नहीं हुई, एक भी मीटिंग इसकी नहीं हुई। यानी कि ये डिफंक्ट चल रही है, निष्क्रिय चल रही है, ये ठप हो चुकी है। और इसमें जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का कोई रोल नहीं है। और इसकी जिम्मेवारी अब किसके पास है? जो स्वास्थ्य निदेशक हैं, डायरेक्टर हेल्थ इसकी जिम्मेवारी आज की तारीख में निभा रहा है, लेकिन उनके पास इतने काम है, मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन इतने काम है, इस पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप सबने ज्यादातर ने रिपोर्ट किया है, जब कोरोना पूरे देश भर में फैलने लगा और लॉकडाउन से पहले की स्थिति है, तब पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में भी रक्त का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। लॉकडाउन नहीं लगा था, लोग डर रहे थे कि हम कैंप में जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, कोरोना ना हो जाए। और मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को है रिक्वेस्ट की, उनको लेटर भेजा, ये मार्च के फर्स्ट वीक की बात है, कि आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए एसओपी जारी करें, गाइडलाइंस बनाएं, ताकि कोरोना के टाइम में किसी का चालान ना हो, किसी के अगेंस्ट केस ना रजिस्टर हो और ब्लड की शॉर्टेज ना हो। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आगे से आगे मार कर दिया। जो डायरेक्टर आज जेल में है, उन्होंने मेरे साथ बहुत बहस की, बोले मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, आप ये जो काम बता रहे हैं ये अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मुझे लगा कि इस पे स्थिति गंभीर हो जाएगी और मैंने 20 मार्च को मुख्यमंत्री महोदय को फोन किया। वो एक मीटिंग में थे और उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं मीटिंग में हूं, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ बैठे हैं, आप बताओ आप चाहते क्या हैं। मैंने कहा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मैंने चिट्ठी लिखी है और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फोन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दे दिया और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन शाम को 20 मार्च को गाइडलाइंस इशू हो गई, एसओपी इशू हो गया।
और हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्मुलेट स्टेट गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ब्लड डोनेशन कैंप्स। देश भर में हम पहले राज्य बन गए, जो कि हम उससे और पहले 10 मार्च के आसपास बन सकते थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता के कारण से। और मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन पर ही कहा कि आप कोरोना से तो लोगों को बचा लेंगे, अगर रक्त का संकट हुआ, कमी हुई, तो आप मरने से मरीजों को नहीं बचा सकते, क्योंकि रातों रात ब्लड अस्पतालों में नहीं आ पाएगा और पूरे स्टेट में बहुत बुरा हाल है। 26 मार्च से हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शुरू किए। अभी तक हम 12 कैंप लगा चुके हैं। 13वां कैंप हमारा कल बल्दिया में है, 14वां कैंप 7 तारीख को हमारा ठेला में है। हम लगातार, और संस्थाएं भी आई, औरों को भी हमने मोटिवेट किया, सबको कन्विंस किया कि कुछ नहीं होता है, आप कैंप लगाएं। तब कहीं जाकर के पूरे राज्य में और सबसे बड़े अस्पताल में ये काम हमें क्यों करना पड़ा, मैं इस पर आ रहा हूं। ये काम स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का होना चाहिए था, उसको विजुअलाइज करना चाहिए था कि स्थिति क्या होने वाली है, और कैंप अगर नहीं लगेंगे, डोनर के साथ संबंध नहीं रहेगा, तो अस्पतालों में मरीज मरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और उसके जो भी करता धरता हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ हैं, चाहे उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। तो मैंने कल इनसे डिमांड की कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को भंग किया जाना या उसका निष्क्रिय रहना, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। और मंत्री जी ने माना, जब मैंने उनको इस जजमेंट के बारे में बताया कि निश्चित रूप से इस पर काम होना चाहिए और ये काउंसिल रिवाइव होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस काउंसिल का हम पुनर्गठन करेंगे और इस काउंसिल के माध्यम से सारे काम किए जाएंगे। एक तो ये बात। इसके अलावा हमारे सामने और दिक्कतें क्या आती हैं इस काउंसिल के नहीं होने से। मैंने एक प्रेस रिलीज भी बनाई है, मैं इसको प्रेस क्लब वाले जो ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, ताकि जिसकी मेल नहीं भी है मेरे पास, उस सबके पास पहुंच जाए। इसमें हमने ये कहा कि अगर जो हम सुझाव दे रहे हैं जो कानूनन वैध हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो राज्य में, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में रक्त की कोई कमी नहीं होगी। आप लोग सब जानते हैं कि हमेशा ब्लड की शॉर्टेज है, डोनर लाओ, जो पेशेंट जाता है डोनर लाओ डोनर लाओ, ये नौबत नहीं आएगी। उसका जो है उपाय क्या है? उपाय है कि हम में से कुछ लोग जानते हैं कि एक कंपोनेंट थेरेपी होती है। कंपोनेंट थेरेपी में एक यूनिट ब्लड अगर कंपोनेंट्स में हम उसको डिवाइड कर दें तो वो 3 से 4 लोगों को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक यूनिट, अगर हमारे पास साल में 1000 यूनिट ब्लड आता है और 1200 हमारे मरीज होते हैं, 200, मैं सिर्फ जो है एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, 200 मरीज भटकते रहते हैं, खून नहीं, वो 1000 यूनिट रक्त 3000 लोगों के काम आ जाएगा। 3000 के काम नहीं आएगा तो 2.5 के काम आएगा, 2 के काम आएगा। यानी कि हमारे यहाँ शिमला में, इसमें IGMC में, मंडी में और धर्मशाला के टांडा मेडिकल कॉलेज में कंपोनेंट थेरेपी की जो व्यवस्था है। लेकिन ये PGI में 100% कंपोनेंट थेरेपी है। वो 100 यूनिट ब्लड आता है, 100 यूनिट कंपोनेंट होते हैं उसके। हमारे यहाँ 20% के आसपास इस्तेमाल करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। उसके कारण है कि एक तो स्टाफ की भारी कमी है, दूसरा कारण इसका है कि डॉक्टर्स की ओर से डिमांड नहीं आती है। उनको पता है कि यहाँ पर स्टाफ कम है, कंपोनेंट टाइम पे मिलेगा नहीं, तो वो पूरा का पूरा खून चढ़ा देते हैं। मुझे याद है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को सिर्फ रेड ब्लड सेल्स चाहिए होते थे और ये पूरा खून चढ़ा देते थे। उससे उनके शरीर को नुकसान होता था और बहुत उनकी नौबत मरने की जो हो जाती थी। एक बच्चा सोनू था, सरदार जी संजौली का, वो आज से कोई 15 साल पहले मर गया। तो उस समय हमने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को अगर पूरा रक्त आपने चढ़ाया और कंपोनेंट नहीं चढ़ाया, तब हम फिर आपका इंतजाम करेंगे। उसके बाद फिर थैलेसीमिया वाले बच्चों को जो कंपोनेंट जरूरी होता है वही चढ़ाते हैं। लेकिन बाकी मरीजों के साथ क्या है, हर किसी को पूरे ब्लड की जरूरत नहीं होती है, कंपोनेंट की जरूरत होती है। तो कंपोनेंट थेरेपी यहां नहीं है, 20% पर चलाते हैं। इसके अलावा और क्या है, हिमाचल प्रदेश में ये सुविधा नहीं है। आप लोगों में से कुछ को पता होगा कि मुझे किसी दोस्त ने या किसी भी अननोन ने कहा कि मुझे प्लाज्मा बताया है, उसकी स्लिप के ऊपर प्लाज्मा मांगा है। मैं पूरा ब्लड दूं जाकर के वहां पर, फिर उसमें से प्लाज्मा निकालें। एक मशीन होती है,
उस पे आपका ब्लड जाएगा। ये पीजीआई से लेकर के सारे अच्छे अस्पतालों में है। और मैं ये सारी बातें आपके साथ कर रहा हूं। मैंने भारत के जो बेस्ट ब्लड बैंकिंग सिस्टम है वो देखा है, विदेशों में जाकर के इसकी स्टडी की है। जो बेस्ट सिस्टम है वो मैंने विदेशों में भी देखा है। तब ये सारी बातें मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो रक्त आपके शरीर से उस मशीन में जाएगा, जिस कंपोनेंट के ऊपर उस मशीन को फिक्स कर दिया है वो कंपोनेंट ड्रेन आउट होकर के जो है साथ वाले बैग में चला जाएगा, बाकी सारा ब्लड आपके शरीर में आ जाएगा। यहां पर ये मशीन क्यों नहीं लगी है? ये कंपोनेंट सेपरेशन की मशीन अगर यहां पर लगी हो तो ये मैनुअल काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। गरीब मरीजों के लिए कितनी मुश्किल होती है, जिनके पास सिफारिश भी नहीं होती है और खून देने के लिए भी कुछ नहीं होता है। ये विनोद योगाचार्य जी पिछले काफी समय से, जब से लॉकडाउन हुआ है, अपनी कार से बल्दिया से लेकर के, ये खुद बल्दिया के पास रहते हैं, शिमला ग्रामीण से सैकड़ों डोनर्स को ला करके डोनेट कराते रहे हैं ब्लड। ये नौबत क्यों आए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल हो, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो यहां पर ये सारी जो है व्यवस्था करे। इसके अलावा जो मेरी और मांग थी कि जैसे जितने ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं या जब हम आईजीएमसी में या किसी भी ब्लड बैंक में ब्लड देने जाते हैं, ये भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं कि उनके हीमोग्लोबिन और उनका ब्लड ग्रुप वहीं टेस्ट किया जाए और बताया जाए। हमारे यहां आप अगर आईजीएमसी जाते हैं या इतने कैंप हम लगाते हैं, कोई व्यवस्था वहां पर हीमोग्लोबिन टेस्ट करने की नहीं होती है। क्लिनिकली देख करके तो मैं भी बता देता हूं कि ये व्यक्ति ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता है, लेकिन वहां पर कानूनन उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमने मांग की है कि हर कैंप में एक लैब टेक्नीशियन आए जो तुरंत बता दे कि आपका हीमोग्लोबिन इतना है। मान लिया किसी का हीमोग्लोबिन बॉर्डर लाइन पर है और 12.5 चाहिए होता है रक्तदान करने के लिए कम से कम, तो अगर 12.5 से थोड़ा कम है तो उसको चक्कर आ सकता है, वो बीमार हो सकता है और उसका ब्लड भी हेल्दी नहीं होगा। जिस मरीज को चढ़ेगा उसको भी तकलीफ हो सकती है। तो वहां पर एक लैब टेक्नीशियन जो है हमारे ब्लड बैंक्स में और कैंप्स में क्यों नहीं भेजा जाता है? आखिरकार आप डोनर से चाहते हैं कि वो इन्होंने कई एग्जाम्पल मुझे बताए और जो मेरे ध्यान में है कि जब डोनर वहां जाता है इन लोगों के माध्यम से, ऐसे तो कोई आईजीएमसी में डोनेट करने जाता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ डॉक्टर्स का व्यवहार अच्छा नहीं है और वो लोगों को हरास करते हैं, परेशान करते हैं और मतलब कुल मिलाकर के एक डोनर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर कोई हमारे साथी कोई जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आपको डाउट है तो आप खुद जाएं, एसआरएल में जाएं, वहां जाके डोनेट कर अपना टेस्ट कराएं हीमोग्लोबिन। उसके बाद वेइंग मशीन नहीं है, जो 1,500 रुपए की मशीन आती है वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टेट लेवल के सबसे बड़े ब्लड बैंक में वजन करने की मशीन नहीं है। कितनी शर्मनाक स्थिति है। वजन करा करके बाहर कुछ बैठे होते हैं लक्कड़ बाजार में, वहां से व्यक्ति वजन करा करके आता है, उसके बाद वो रक्तदान के लिए पात्र होता है। ये काम ब्लड बैंक का होना चाहिए, ना कि डोनर का। ये सरकार की जो व्यवस्था है ये डोनर्स और ब्लड डोनेशन मूवमेंट को समाप्त करने की दिशा में चल रही है और जिसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या आदेशों के पालन न किए जाने पर। अगर ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ठीक चलती हो तो हमें ना तो मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत है कि आप गाइडलाइंस इशू करें, ना हमें जरूरत है कि हम मंत्री के साथ जाके मीटिंग करें। ये रूटीन के काम है, ये अपने आप हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो मैंने और मांग वहां पर की है कि स्टाफ की भारी कमी है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप ब्लड देने जाते हैं, आपको कोई भी एक ब्लड डोनेशन का तो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं यदि आप वॉलंटरी डोनर के तौर पे जाते हैं। यदि मैंने किसी को भेजा, आप में से किसी को मैं भेजता हूं कि वो पेशेंट अननोन है, मेरा नंबर वहां पर कैजुअलिटी में और ब्लड बैंक में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कांटेक्ट, मेरा नाम लिखा है। मेरे पास फोन आते हैं, मैं किसी डोनर को भेजता हूं, उसको वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बदले में ब्लड ले लेगा, यानी कि इसका मरीज है, जबकि डोनर हमारा किसी मरीज को नहीं जानता है, ना मैं उसको जानता हूं। मरीज के लिए हम काम करते हैं, उसको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। जब वो डोनेट करके आता है उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसके अलावा उसको ब्लड ग्रुप का भी कई बार पता नहीं होता है। यानी कि कोई भी छोटा सा कार्ड जो पहले इशू करते थे वो भी कार्ड इशू नहीं करते हैं।
मैंने पिछले वर्ष सूरजकुंड मेला लगता है, यहाँ इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर है, मैं गया था। मैं हेल्थ इश्यूज की वजह से काफ़ी कम बार ब्लड डोनेट कर पाता हूँ, साल 1.5 साल 2 साल में एक बार करता हूँ। अब तक मैंने 92 टाइम्स ब्लड डोनेट किया हुआ है। 92वीं बार जब मैंने वहां पर ब्लड डोनेट किया तो तीसरे चौथे दिन वहां पर मेले में वैन आई हुई थी एक सेवा भारती की। तीसरे दिन मेरे पास एक मैसेज आ गया धन्यवाद का कि आपने रक्तदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन बचाया, आपका ब्लड ग्रुप ये है और आप भविष्य में भी रक्तदान करते रहें। ये मैसेज क्यों नहीं हमारा ब्लड बैंक भेज सकता है? ये ब्लड बैंक को कोई चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। पीजीआई में मैं 32 साल पहले ब्लड डोनर था, पीजीआई चंडीगढ़ में, जब मैं जनसत्ता में एक पत्रकार के तौर पे काम करता था। तो वहां जब हम ब्लड डोनेट करते थे तो उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद हमारे पास जो एचओडी थी वहां की ब्लड बैंक की, उनका एक धन्यवाद का पत्र आता था और हर 3 महीने पे हम डोनेट करते थे और हर 3 महीने पे जो है उनका लेटर आता था। तो ऐसे में पत्र का जमाना चला गया, आप मैसेज कर दो, एक सिस्टम इवॉल्व कर दो, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो, तुरंत ब्लड ग्रुपिंग करके उसका हीमोग्लोबिन भी उसके पास आ जाएगा, ब्लड ग्रुपिंग भी आ जाएगी और मैसेज चला जाएगा। ये व्यवस्थाएं कराना मुख्यमंत्री का काम नहीं है, सरकार के ध्यान में हम लाए हैं। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कुछ होगा, लेकिन ये काम ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का होना चाहिए, जो कि काउंसिल डिफंक्ट है, काम ही नहीं कर रही है। इसके अलावा मैंने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हम पिछले कोई 10 वर्षों से ज्यादा 14-15 साल से थैलेसीमिया वाले बच्चों का मामला उठाते रहे। कुछ काम सरकार ने किए, जो गवर्नमेंट पिछली सरकारें थी उन्होंने कुछ किए, लेकिन अभी भी हालत बहुत खराब है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उनको जब वो जाते हैं उनको बेड लेने के लिए भटकना पड़ता है, उनको अपने जो उनके साथ और भी कई तरीके का प्रोसीजर होता है उसके लिए भटकना पड़ता है। तो पीजीआई में ब्लड बैंक के साथ एक उनके लिए स्पेशल सेंटर है। मैंने कहा कि जितने बच्चे भी आते हैं स्पेशल सेंटर उनके लिए खोलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, उनके लिए आप एक स्पेशल सेंटर खोलो। इसके साथ ही जो 24 घंटे रक्तदान की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, रूटीन का ब्लड डोनेशन आप 9:30 से 5 बजे तक 7 बजे तक लेते हैं, 9:30 से 7 बजे तक, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई एक्सीडेंट केस हो गया या कोई केस डिलीवरी का हो गया या किसी का कोई मेजर कोई और प्रॉब्लम हो गई और रात में ब्लड डोनेशन के लिए कोई जाता है 7 बजे के बाद, तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता है। ये क्यों नहीं है? आदमी की जान ज्यादा प्यारी है कि सरकार की नौकरशाही ज्यादा प्यारी है? तो ये सारे मुद्दे हमने इसी टोन में जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें मैंने मंत्री जी के सामने रखे, समझाए, और उन्होंने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था कि जिसपे उन्होंने सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि हम ये सारे काम आप ध्यान में लाए हैं। और हमारे लिए प्रोवोकेशन क्या था कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादा मुश्किलें सामने आई, रक्त का संकट हुआ और लोगों को इतनी मुश्किलें हुई कि जिसका बयान हम नहीं कर सकते हैं। और आप लोग खबरें खुद भी करते हैं, कई बार खुद का भी जब पेशेंट होता है तब भी आपके ध्यान में आता है। तो ये मुद्दे मैंने उठाए, तो ये मामले हमने उठाए हैं और मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ये सारे काम एक उच्च स्तरीय वो मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग में सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर हेल्थ और एचओडी आईजीएमसी ब्लड बैंक ये होंगे और इसके बाद विचार करके इस पर कदम उठाए जाएंगे।